दोस्तों नमस्कार। घोटालों के आरोप यदि विपक्ष लगाए तो सरकार और सरकार की चाटुकार गोदी मीडिया उसे दबाने के लिए तमाम उपक्रम करती है और दबाने में काफी हद तक कामयाब भी हो जाती है। लेकिन 15 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप यदि सरकार की नियामक संस्था सेबी लगाए, बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा सेबी की अंतरिम रिपोर्ट में हो, तो क्या सरकार और सरकार का गोदी सिस्टम भला उसे दबा सकता है? आज एक बड़ा खुलासा हुआ है 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बड़े घोटाले का। 15 लाख करोड़, ये रकम सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन बात चौंकने की नहीं है। ये आरोप किसी विपक्ष ने नहीं लगाए हैं कि कहा जाए कि बढ़ा चढ़ाकर दावे किए जा रहे हैं। ये आरोप सरकार की शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे संक्षेप में हम सेबी कहते हैं, उसकी अंतरिम रिपोर्ट में सामने आए। 15 लाख रुपए तो हम सबके खाते में 12 साल पहले कोई नेताजी डाल रहे थे, काला धन को स्विट्जरलैंड से लाकर डाल रहे थे। लेकिन 15 रुपए भी हम सबको अब तक नहीं मिले जिससे मेलोडी चॉकलेट भी हम लोग खा सकें। खैर, सेबी के आरोपों पर आते हैं, सेबी की अंतरिम रिपोर्ट पर आते हैं। राजेश एक्सपोर्ट नाम की एक कंपनी है। इस कंपनी के मालिक है राजेश मेहता, जो मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं। सेबी का कहना है कि लगभग 26,000 करोड़ रुपए का इनका निर्यात है। लेकिन इस कंपनी ने 2020-21 से 2024-25 के बीच के 5 सालों में 15 लाख करोड़ से ऊपर के निर्यात का दावा किया है और उसमें 15,15,000 करोड़ रुपए का दावा फर्जी दावा है। 99% निर्यात का दावा फर्जी दावा है, यह सेबी कह रही है। इस देश का कुल निर्यात जानते हैं कितना है? भारत का कुल एक्सपोर्ट लगभग 75 लाख करोड़ का है इन 5 सालों के दरमियान। और 5 सालों के दरमियान 75 लाख करोड़ का भारत का कुल एक्सपोर्ट है, उसमें 15 लाख करोड़ का दावा यदि फर्जी है तो सीधा मतलब है कि 20% निर्यात का दावा ही फर्जी है। और जब 20% निर्यात का दावा ही फर्जी है तो ये 15 लाख करोड़ किसके हैं? कहां गए ये 15 लाख करोड़? क्या किसी की ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए, काला धन को सफेद करने के लिए कोई जाल साजी तो नहीं की गई है? ये एक बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा फर्जी दावा कोई कैसे कर सकता है कि उसने 15 लाख करोड़ से ज्यादा का निर्यात किया और निर्यात उसका मात्र सेबी की नजर में 26,000 करोड़ का है। पूरा मामला दरअसल ये है कि राजेश एक्सपोर्ट कंपनी ने एक कंपनी बनाई, कंपनी खरीदी। उस कंपनी का नाम है ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज, और ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरी की एक सब्सिडरी कंपनी है वल्केम्बी। अब ये वल्केम्बी और ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरी, इसी में सारा झोल छिपा हुआ है। जिस कंपनी की का अपना निर्यात भारत में 26,000 करोड़ का हो, यानी जो असली कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट, उसके अंडर में काम करने वाली कंपनी, जैसा राजेश एक्सपोर्ट का दावा है कि उसने 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात किया है। कोई ऑडिट रिपोर्ट ना तो ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरी की हुई है, जीजीआर की कोई नहीं हुई है ऑडिट रिपोर्ट। जब उसकी कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई, कोई ऑडिट नहीं आई, और सेबी की रिपोर्ट है, उसके बाद रॉयटर्स का जो खुलासा आया है, उससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस जीजीआर नाम की कंपनी की न तो कोई सोना चांदी के गहने बनाने वाली कंपनी है, लेकिन ये निर्यात कर रहा है, गोल्ड के कामकाज में व्यस्त है। न तो कोई इसकी फैक्ट्री है, न कोई इसका व्यापार है। आखिर ये किस चीज का निर्यात कर रहा है? और न ही इसकी कोई ऑडिट रिपोर्ट है। लेकिन इसके नीचे काम करने वाली जो कंपनी है वल्केम्बी, उसकी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि महज उसका 5 सालों का ऑडिट रिपोर्ट 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। लेकिन उस ऑडिट रिपोर्ट को छुपा दिया गया, और उस ऑडिट रिपोर्ट को छुपा करके जो फर्जीवाड़ा सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक किया गया, उसमें बताया गया कि 15 लाख करोड़ का निर्यात करने वाली एक कंपनी है। कोई सोच भी नहीं सकता कि जिसके पॉकेट में 10 रुपया नहीं हो और वो अरबपति होने का दावा करे, वो कहे कि 10 रुपए जिसके पास ना हो और वो आदमी कहे कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो वो व्यक्ति किसी मानसिक आरोग्यशाला में ले जाने लायक है या वाकई कोई बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है। राजेश मेहता की एक कंपनी राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर इसी तरह के आरोप है। सवाल ये उठता है कि इस मामले में एलआईसी ने अपना पैसा क्यों फंसाया? एलआईसी के 2,000 करोड़ रुपए फंसे।
और जब सेबी की रिपोर्ट आई है तो इस कंपनी के राजेश एक्सपोर्ट के यानी आरईएल के 90 इसके शेयर 90% तक गिर गए हैं। एलआईसी भारत सरकार की कंपनी है, भारतीय जीवन बीमा निगम। हम सब के घर में या हम सब का, ज्यादातर लोगों का उसमें कोई ना कोई बीमा पॉलिसी है, यानी हमारा आपका पैसा है। एलआईसी किसी कंपनी के शेयर को खरीदने जाती है, बिना सरकार के इशारे के कोई कंपनी का शेयर एलआईसी खरीदने जाती होगी। ये सभी जानते हैं कि सरकार कहेगी कि हम कोई दखल नहीं देते, लेकिन किसी भी कंपनी को रेस्क्यू करने या उसका शेयर खरीदने का काम एलआईसी कैसे करती है, ये सभी जानते हैं कि हमारी आपकी गाड़ी कमाई का पैसा कैसे एलआईसी का इस्तेमाल सरकार करती है गिरते हुए शेयरों को बचाने में। लेकिन इसके शेयर तो गिर भी नहीं रहे थे, वो तो आज गिरे हैं। 2000 करोड़ रुपए के शेयर इसके पास है एलआईसी के, एलआईसी ने खरीदे हैं। 1,94,000 हमारे आपके जैसे लोग इसके बचे खुचे शेयर मार्केट से खरीदे हैं। सबका नुकसान हुआ है। एलआईसी के तकरीबन 1700 करोड़ रुपए आज डूबे हैं। सवाल यह उठता है कि इन रुपए का माई बाप कौन है? एलआईसी के पास जो पैसा जाता है हमारा ही आपके पॉलिसी का पैसा जाता है। एलआईसी के एजेंट घर घर आकर वसूली करते हैं और वसूल करके ले जाकर एलआईसी में जमा करते हैं। वही रकम एलआईसी दूसरी जगह लगाती है जो डूबा है। अब सवाल उठता है कि इस तरह के फर्जीवाड़े इस देश में हो कैसे रहे? अभी तक 1000 करोड़ 100 करोड़ इस तरह के घोटाले आपने सुने थे। चारा घोटाले का जिक्र जब पहली बार आया था तो 950 करोड़ रुपए लोगों ने सुने थे। हर्षद मेहता कांड का जिक्र जब 1992 में पहली बार आया था, प्रतिभूति घोटाला, उस वक्त 4000 करोड़ रुपए की बात कही गई थी कि बैंकों को चूना लगा है। केतन पारीख का मामला जब 2001 में सामने आया, उस वक्त भी 1000 करोड़ में ही बात सामने आई थी। उसके बाद 2018 में जब नीरव मोदी का मामला सामने आया, उस वक्त भी आप सब ने देखा कि लगभग 14,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का मामला सामने आया। ठीक उसके 4 साल बाद 2022 में गुजरात से ही जुड़ी हुई एक और कंपनी एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का मामला सामने आया। उसमें 22,000 करोड़ रुपए से थोड़ी ज्यादा रकम की बात की गई कि वो 22,000 करोड़ रुपए से थोड़े ज्यादा रकम का बैंक फ्रॉड हुआ है। लेकिन ये 14,000 करोड़ 22,000 करोड़ इस तरह के मामले अभी तक चल रहे थे। लेकिन मामला सीधा अब 1 लाख करोड़ का नहीं बल्कि सीधा 15,15,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया। तो ये 15 लाख करोड़ का फ्रॉड हुआ कैसे आखिर? ये आज तक किसी के समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक जब से रिपोर्ट आई है हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है कि 15 लाख करोड़ का फ्रॉड यदि सामने आ जाए और जो संस्था, जो नियामक संस्था सेबी, जो सरकार की संस्था है, जिसे 1988 में बनाया गया था शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए और 1992 में उसे वैधानिक दर्जा दिया गया, वो वैधानिक दर्जा प्राप्त कंपनी सेबी 5 सालों तक उसे पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। ये भला कैसे हो सकता है? ये एक अलग सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो इससे जुड़ा हुआ है वो ये है कि क्या कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कराकर कोई भी फर्जी दावे कर सकता है? इसका सीधा मतलब यह है कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने जो भारत के एक्सपोर्ट के आंकड़े 5 साल में रखे कि लगभग 778 अरब डॉलर का निर्यात भारत ने किया, जिसकी कुल रकम लगभग 75 लाख करोड़ रुपए के बराबर होती है, वो 75 लाख करोड़ रुपए की रकम में से 20% रकम का निर्यात हमारा फर्जी है। तो क्या फर्जी दावे की रिपोर्ट संसद में रखी गई? और ये रिपोर्ट यदि संसद में रखी गई तो इस देश की संसद के साथ, इस देश की जनता के भरोसे के साथ ही अपने आप में बहुत बड़ा धोखा है। संसद में भला कोई गलत रिपोर्ट कैसे रख सकता है? क्या सेबी ने जांच नहीं की? क्या वाणिज्य मंत्रालय ने आयात निर्यात के आंकड़ों की जांच नहीं की? और बड़ी बात यह है कि इस देश में जब ऑडिटिंग फ्रॉड को पकड़ने की बात आती है, फिर ऑडिटिंग फ्रॉड को पकड़ने में सरकार या सरकार की संस्थाएं उस पर लीपापोती करने की कोई कोशिश तो नहीं कर रही हैं। ये एक सवाल अलग से उठ खड़ा होता है। सवाल उससे भी बड़ा यह है कि आखिर एक मामला जो अभी सामने आया 15 लाख करोड़ का, क्या और भी कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जिसके दावे इन्फ्लेटेड हो, यानी बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हो? क्योंकि सेबी तो साफ साफ कह रहा है कि 99% बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है राजेश एक्सपोर्ट ने अपने दावे को। आखिर कोई इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, दूसरी संस्थाएं क्या कर रही है? क्या इस पर कोई जेपीसी बनेगी? हर्षद मेहता कांड हुआ था तब जेपीसी बनी थी। हर बड़े मामले पर जेपीसी बनती है।
क्या इस पर कोई जेपीसी बनाकर जांच होगी या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इस मामले की जांच कराई जाएगी, ये अलग सवाल है। सवाल यह है कि इस तरह के फर्जीवाड़े को तमाम जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं वो दिखाने से बच क्यों रहा है, एक सवाल है। और ये सवाल 2013-14 के दरमियान केरल के एक न्यायालय के फैसले से भी उपजता है, जब उस वक्त जो एक छोटी कंपनी थी राजेश एक्सपोर्ट, उस वक्त भी इसके ऊपर वहां एक सवाल उठाया गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर लीपापोती की कोशिशें चल क्यों रही है, किसका पैसा हो सकता है। मूल रूप से राजेश मेहता गुजरात के रहने वाले हैं, ज्यादा समय बेंगलोर में रहे हैं, उससे भी ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम इनका 2020 से 2025 के बीच इतना फला फूला कि जिस कंपनी का कारोबार बहुत छोटा हो, जो कंपनी बहुत छोटी हो, जिस कंपनी के बारे में इस देश के अंदर शेयर मार्केट में निवेश करने वाले कुछ लोगों के अलावा ज्यादा लोग जानते तक नहीं हो, खुद मैंने भी इस कंपनी का नाम आज तक नहीं सुना था कि राजेश एक्सपोर्ट नाम की कोई कंपनी है जो वाकई आयात निर्यात के काम में लगी रहती है। आयात निर्यात के काम में लगे रहने वाले लोगों को गांव देहात की भाषा में लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेशनल डिफॉल्टर। तो क्या राजेश एक्सपोर्ट एक इंटरनेशनल डिफॉल्टर है? यह डिफॉल्ट जो हुआ है सिर्फ ये भारत की वित्तीय संस्थाओं के साथ या भारत सरकार के साथ हुआ है या दुनिया के दूसरे देशों को भी इसमें चूना लगाया गया है? बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस घोटाले को कहा क्या जाए। क्या यह मदर ऑफ ऑल घोटाला है? क्योंकि बहुत सारे घोटालों की चर्चा जब हम करते हैं कि पूरी रकम को भी हम जोड़ करके देखें तो शायद ही वो रकम जितने घोटाले आप पिछले 10-20 सालों में सुने हैं, चाहे वो बिहार का कथित चारा घोटाला हो, चाहे वो सांसद रिश्वत कांड हो, चाहे वो लखू भाई पाठक चीटिंग केस हो, चाहे वो हर्षद मेहता कांड हो, चाहे वो केतन पारिक कांड हो, जितने घोटाले का जिक्र करें या जितने किसी और दूसरी तरह की दलाली दिए जाने के मामले का जिक्र करें, अगर उन सब को आरोपों को भी सत्य मान ले तब भी 15 लाख करोड़ रुपए की रकम नहीं पहुंचती। ये 15 लाख करोड़ रुपए का मामला जब सामने आया है तो 15 लाख करोड़ रुपए का पैसा किसका है, कहां गया है, ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी कि क्या भारत के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यवसाय को, आयात निर्यात को तय करने के लिए आईआरडीए और सेबी की तरह वहां भी एक नियामक संस्था की जरूरत महसूस हो रही है जो भारत के आयात निर्यात को तय कर सके, देख सके और उस पर एक अर्ध न्यायिक संस्था की तरह से नजर रख सके। बैंकों के लिए उनके कामकाज को दुरुस्त करने के लिए बैंकिंग लोकपाल बना दिया गया, इंश्योरेंस कंपनियों के कामकाज को दुरुस्त रखने के लिए आईआरडीए बना दिया गया, दूरसंचार टेलीकॉम कंपनियों के कामकाज को दुरुस्त करने के लिए दूरसंचार नियामक प्राधिकरण बना दिया गया, शेयर मार्केट के कामकाज को रेगुलेट करने के लिए सेबी बना दिया गया, जिसकी रिपोर्ट में इतने बड़े घोटाले का जिक्र है, इतने बड़े फर्जीवाड़े का जिक्र है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात के कामों को देखने के लिए क्या इस देश में अब एक नियामक संस्था की जरूरत है? एक ऐसी नियामक संस्था जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के कोई सिटिंग जज हो या उससे भी ज्यादा ताकतवर कोई व्यक्ति हो, या उसे सीधे सीधे जो लोकपाल विधेयक पारित किया गया था उस लोकपाल के अधीन लाया जाए। कई जगह हम लोग भी जाते हैं, छोटे शहरों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहीं भी, और कुछ लोगों के बारे में लोग, स्थानीय लोग चर्चा करते हैं कि भाई इनकी समृद्धि बढ़ गई है। फिर लोग कहते हैं कि इनकी समृद्धि बढ़ गई है तो ये करते क्या है। किसी भी व्यक्ति की चर्चा होती है तो कई लोग ये बताते हुए नजर आते हैं कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। क्या एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इंपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं पता है। कुछ लोगों के रिश्तेदार एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लगे हुए लोगों के रिश्तेदार, और कुछ ऐसे लोग विधायक, एमपी भी बनने की कोशिश करते हैं, एक आध लोग तो कामयाब भी हो जाते होंगे। इस तरह की खबरें आती है। तब सवाल उठता है कि क्या सत्ता और सिस्टम ऐसे लोगों का बचाव करता रहा है? और क्या सेबी ने देर से ही सही 2021 से लेकर 2024-25 तक के आंकड़े को, यानी 5 साल के आंकड़े को 2026 में ही सही एक बार सामने लाकर क्या किसी की नाक बचाने की कोशिश की है या अपनी नाक बचाने की कोशिश की है? जब लगा कि पानी सर के ऊपर जा रहा है, यह मामला कहीं किसी बड़ी खबर का रूप ले सकता है और हिंडनबर्ग की तरह बवाल मचा सकता है, तो क्या उसके पहले
कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के कथित इशारे पर इस रिपोर्ट को, इस अंतरिम रिपोर्ट को लीक करवा दिया गया हो? क्योंकि बाहर से ये रिपोर्ट लीक हो तो ज्यादा बावेला मचेगा। ये हालात तो नहीं पैदा हो गए कि इसे अंदर से ही औपचारिक रिपोर्ट बनाकर जारी करवा दिया गया हो। आज के दौर में कुछ भी नामुमकिन नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो सत्ता 12 साल पहले आई थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात करते हुए सामने आई थी और साफ साफ कहा गया था कि इस देश के खजाने पर कोई खूनी पंजा नहीं पड़ने दूंगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कौन सा पंजा पड़ गया है जहां सीधे सीधे आंख बंद डिब्बा गायब की स्थिति है कि क्या एक्सपोर्ट हुआ, क्या इंपोर्ट हुआ, क्या निर्यात हुआ, क्या आयात हुआ, किसी को नहीं पता है और इतने बड़े रकम की लेन देन हो जाती है। कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आती। बात ऑडिटिंग की करें तो जरा मनमोहन सिंह के दौर को याद कीजिए। सुब्रत राय का साम्राज्य क्यों डूबा? ऑडिट रिपोर्ट के बूते डूबा। रामलिंगा राजू का सत्यम कंप्यूटर का साम्राज्य क्यों डूबा? ऑडिट रिपोर्ट की वजह से डूबा। आज की तारीख में कितने बड़े कॉरपोरेट की या कितनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनियों की ऑडिटिंग रिपोर्ट सही है? क्या सरकार ने इसके ऊपर कोई जांच की? या ऑडिटिंग के लिए किसी स्वतंत्र संस्था, या उसको भी छोड़िए, जो सबसे ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड सरकारी संस्था है जिसके ऊपर भी कोई डाउट है, क्या कभी कैग को कहा गया, सीएजी को, कि आप जाकर इसकी ऑडिटिंग करें, अमुक कंपनी की, अमुक फर्म की? ऐसी खबर मैंने अब तक सुनी नहीं है। लेकिन क्या वाकई अब पूरे सिस्टम को लेकर, जब देश में कॉकरोच जनता पार्टी से लेकर इस देश का जेनजी सड़क पर आने के लिए तैयार हो रहा है, उस दौर में अब वो वक्त ज्यादा दूर तो दिखाई नहीं देता जब सत्ता और सिस्टम की कथित मिलीभगत के खिलाफ इस देश की जनता इस 15 लाख करोड़ को भी हिंदू मुसलमान के नजरिए से न देखकर, सांप्रदायिकता के नैरेटिव से न देखकर, वाकई इसे फर्जीवाड़े की नजर से देखे। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक दौर में बोफोर्स के मामले को देखा गया, एक दौर में जैन हवाला कांड को देखा गया, एक दौर में यूएस 64 और केतन पारिक के मामले को देखा गया, और एक दौर में 2G स्पेक्ट्रम के मामले को देखा गया। उस दौर में गोदी मीडिया की ताकत इतनी बड़ी नहीं थी जो खबर को दबा सके। उस दौर में वही मीडिया जिसे आज गोदी मीडिया कहते हैं, दिन रात इन सब खबरों पर दिन रात वो लगा रहता था। बाद में तो कई सारे ऐसे आरोप में खुद सीएजी के प्रमुख विनोद राय तक न्यायालय के सामने और देश से माफी मांगने के लिए मजबूर हुए, खासकर 2G स्पेक्ट्रम के मामले में, कि उनका एक मिसकैलकुलेशन था। लेकिन क्या सेबी का भी ये मिसकैलकुलेशन है? सेबी जैसी संस्था इतनी बड़ी रकम को लेकर और खासकर ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिटिंग के सवाल को लेकर मिसकैलकुलेशन करेगी, इसकी गुंजाइश दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं ये 15 लाख करोड़ रुपए की जो रकम है, ये इन्फ्लेटेड या बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है, या सेबी बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, या असली रकम कहीं इससे भी ज्यादा बड़ी तो नहीं है। देखते जाइए। वैसे आज के दौर में दूध का दूध और पानी का पानी होने की संभावना सत्ता और सिस्टम की तरफ से कम दिखाई देती है। क्या पता राजेश मेहता की कंपनी राजेश एक्सपोर्ट के मामले में ये हो ही जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।